Hello my dear students, in today's lecture we are going to talk about concentration terms. तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने concentration terms के अंदर we already study molarity, उसके बाद हमने देखा what is normality, what is relation between molarity and normality, then we study what is molality, fine, और molarity और density का relation भी हमने देख लिया. आज हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्म दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन. चलिए तो शुरू करेंगे आज का काम. फोर्थ टर्म आज हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन. अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है. व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन. स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है. That is x gram of solute when dissolved in particular liter of solution. Again, gram per liter को हम बोलते हैं strength of solution. Again मैं repeat करता हूं. Again I'll repeat. The mass of solute in gram लिखते हैं. The mass of solute, come on, the mass of solute in gram. solute का mass जो है in gram unit dissolved in 1 liter solution. Dissolved in 1 liter solution. Come on, dissolved in 1 liter, dissolved in 1 liter solution is called strength of solution in gram per liter. Obviously है ना. तो इजी है ना ये. जैसे मोल पर लीटर था, मोल पर लीटर को हम कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मोलारिटी, है ना. तो ऐसे ही यहां पे अगर ग्राम पर लीटर होगा तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन. तो जैसे ही हमने लिखा ये वर्डिंग्स में, उसको मैथमेटिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स. स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन मींस मास ऑफ सॉल्यूट. मास ऑफ सॉल्यूट किसके अंदर होगा ये मास. इन ग्राम. अपॉन क्या लिखेंगे हम. वॉल्यूम. कम ऑन, विल राइट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसके अंदर. लीटर के अंदर, है ना. तो क्या हो गया ये ग्राम लीटर इनवर्स. ये हो गया स्ट्रेंथ. बड़ा ही इजी है ये, है ना. इसमें बिल्कुल भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए. तो ये स्ट्रेंथ की बात हो गई. अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ को अगर आपको कनेक्ट करना है मोलारिटी से. इफ यू वांट टू कनेक्ट स्ट्रेंथ विथ मोलारिटी तो स्ट्रेंथ और मोलारिटी का रिलेशन ये लिख सकते हैं. देखो आप, स्ट्रेंथ इन ग्राम लीटर इनवर्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लिख सकते हैं मोलारिटी. वी कैन राइट मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट. बड़ा इजी है. देखो मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट करोगे तो ग्राम पर लीटर ही होगा. देखो देखते हैं. मोलारिटी का फॉर्मूला सबको पता है. क्या होता है. अगेन वेट अपॉन क्या होता है. मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर इनटू. देखो यहां पे भी मॉलिक्यूलर वेट है. देखा आपने, ये मॉलिक्यूलर वेट कट हो गया तो क्या हो गया ग्राम पर लीटर. दैट इज स्ट्रेंथ. क्लियर हो गया ये. तो स्ट्रेंथ का मतलब है मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट. इज इट क्लियर. चलिए, और अगर स्ट्रेंथ इन ग्राम लीटर इनवर्स नॉर्मलिटी से, अगर आपको नॉर्मलिटी से कनेक्ट करना है तो आपको समझ में आ गया होगा. यहां पे बेटा क्या लिखना पड़ेगा. यहां पे लिखना पड़ेगा इक्विवेलेंट वेट. अगर यहां पे इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे और नॉर्मलिटी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया स्ट्रेंथ in gram per liter. Is it clear?
तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या है? अगेन डेफिनेशन रिपीट करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम dissolved in 1 liter solution is called strength of solution in gram per liter, and strength of solution is equal to mass of solute in gram upon volume of solution, that is liter. नॉर्मलिटी और मोलारिटी से कैसे कनेक्ट करेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया, बट एक आप याद रखो एक पॉइंट कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो स्ट्रेंथ है उसको हम अलग से डिफाइन करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रेंथ वो हम अलग से डिफाइन करते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर मैं आपको मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट हमने यूनिट पढ़ लिया, पहले पढ़ा था मोलारिटी, देन वी स्टडी नॉर्मलिटी, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा? उसके बाद हमने पढ़ा था मोलारिटी, और आज हमने पढ़ा फोर्थ यूनिट, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अब बेटा हम बात करने जा रहे हैं फॉर्मेलिटी, है ना। अब हम बात करने जा रहे हैं फॉर्मेलिटी। चलिए नेक्स्ट टाइटल में लिखूंगा यहाँ पे फॉर्मेलिटी, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बात करते हैं। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट? चलिए तो अब बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, दैट इज फॉर्मेलिटी। नेक्स्ट यूनिट इज फॉर्मेलिटी। तो मैं आपको रिकॉल करवाता हूं कि मोलारिटी में हमने 1 लीटर सोल्यूशन जो है, 1 लीटर सोल्यूशन प्रिपेयर किया था बाय एडिंग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। नॉर्मलिटी में हमने पढ़ा वी प्रिपेयर 1 लीटर सोल्यूशन बाय डिसॉल्विंग इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। मोलारिटी में अलग चीज थी। मोलारिटी में ऑलरेडी बीकर के अंदर हमने 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट ले लिया और उसके अंदर हमने ऐड करा, ऊपर से ऐड करा था हमने सोल्यूट, ऐड करा था जितना उसका होगा मॉलिक्यूलर वेट, है ना। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेंथ, पढ़ा उसके बाद हमने, अब हम पढ़ रहे हैं फिफ्थ यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, दैट इज फॉर्मेलिटी। ये हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेलिटी। चलिए सबसे पहले फॉर्मेलिटी के अंदर हमें पता होना चाहिए व्हाट इज फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास क्या होता है, और फॉर्मूला मास पता होगा तो फॉर्मेलिटी का डेफिनेशन इजी हो जाएगा। बेटा फॉर्मूला मास का मतलब जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए मॉलिक्यूलर मास होता है, ऐसे ही अगर हमारे पास कहीं फॉर्मूला है, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला है, तो उसका जो फॉर्मूला मास होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मॉलिक्यूलर वेट को डिसॉल्व करते थे और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, ऐसे ही यहां पे हमें फॉर्मूला वेट जो है, फॉर्मूला वेट उसको हमें डिसॉल्व करना है और प्रिपेयर करना है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगेन जैसे हमने डेफिनेशन लिखा था मोलारिटी का, ऐसे यहां पे अब हम लिखेंगे फॉर्मेलिटी का डेफिनेशन। तो जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैंने पहले आपको बता दी। अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर क्या है, आपको क्या समझना है? आपको ये समझना है कि इन अ बीकर will prepare a solution of 1 liter by dissolving formula weight of any solute, but formula weight तभी डिफाइन होता है जब कंपाउंड आयनिक हो। प्लीज क्लियर रखिए इस बात को। जैसे आयनिक कंपाउंड है, इसी के लिए हम फॉर्मूला मास को डिफाइन करते हैं, वरना अगर कोई और केमिकल है और हम वेट लिख रहे हैं, उसका वेट फाइंड कर रहे हैं, तो फिर तो मॉलिक्यूलर वेट हो गया। तो मॉलिक्यूलर वेट और फॉर्मूला वेट में फर्क क्या है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड होता है उसका कभी मॉलिक्यूलर वेट डिफाइन नहीं होता, उसका ऑलवेज फॉर्मूला वेट ही होता है। जैसे कि से फॉर एग्जांपल इफ यू हैव NaCl, एग्जांपल अगर मैं यहां पे लिखूं NaCl है, ठीक है, तो Na प्लस और Cl माइनस। अब देख रहे हो आप, ये यहां पे मॉलिक्यूलर एटॉमिक फॉर्म में यहां पे नहीं है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बोल सकते इसको हम, है ना। ये तो आयनिक स्ट्रक्चर हुआ, ये तो आयनिक फॉर्मूला हुआ। तो आयनिक कंपाउंड के अंदर तो आयन होते हैं, Na प्लस और Cl माइनस होगा। तो फिर आयनिक कंपाउंड का जो वेट होता है उसको कभी हम एटॉमिक वेट नहीं बोलते, मॉलिक्यूलर वेट नहीं बोलते। आप क्लियर रखिए इस बातों को, है ना। पहले से कन्वेंशन चला आ रहा है, तो NaCl के मॉलिक्यूलर वेट को अभी तक हम बोल रहे थे मॉलिक्यूलर वेट, NaCl के वेट को हम बोल रहे थे मॉलिक्यूलर वेट, बट NaCl के वेट को मॉलिक्यूलर वेट नहीं बोलना। क्या बोलना है? NaCl क्या है? Na प्लस और Cl माइनस क्या है? आयनिक फॉर्मूला हुआ ये, और आयनिक फॉर्मूला का मतलब ये आयंस हुए, और आयंस के लिए अगर इसका हम वेट कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा इसका, कम ऑन, ये क्या होगा? इट इज फॉर्मूला वेट कितना है आप सबको पता है,
है ना, लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ लिया। Na के लिए है 23 और Cl के लिए 35.5। कितना हो गया बेटा ये? दिस इज दिस स्ट्रेंथ्स 50 ग्राम पर मोल। तो अब याद रखिए, इफ इट डिसॉल्व 58.5 ग्राम पर मोल ऑफ NaCl and will prepare 1 liter of solution। Again, अगर 58.5 ग्राम पर मोल हमारे पास अगर NaCl है और ये 1 लीटर मार के यहां तक मैंने प्रिपेयर कर दिया सोल्यूशन, ऑलरेडी मैंने इसके अंदर पहले से ऐड कर दिया था NaCl और मार्क तक मैंने अगर बीकर को यहां तक फिल कर दिया, तो ये जो सोल्यूशन है दिस इज 1 फॉर्मल NaCl। इज इट क्लियर? क्लियर है ये? इफ विल ऐड डबल अमाउंट, अगर हम डबल अमाउंट इसका ऐड करेंगे इनटू 2 अमाउंट ऐड करेंगे, 58.5 इनटू 2 जो भी ग्राम है पर मोल अगर ऐड करेंगे तो क्या प्रिपेयर होगा? विल प्रिपेयर 2 फॉर्मल, इसको हम बोलेंगे 2 फॉर्मल। अगर 58.5 इनटू 3 ग्राम ऐड करा हमने और हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर करा तो इसको हम बोलेंगे 3 फॉर्मल। बड़ा ही इजी है ये। अगर हमने फॉर्मूला वेट जो था वो डिसॉल्व कर दिया और 1 लीटर सॉल्यूशन, ये 1 लीटर मार्क है बेटा, 1 लीटर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया तो ये हो गया 1 फॉर्मल। अगर जो फॉर्मूला वेट है इनटू 2 इतना जो ग्राम है, दिस मच ऑफ ग्राम व्हेन डिसॉल्व एंड प्रिपेयर, इफ विल प्रिपेयर 1 लीटर सॉल्यूशन, तो ये 2 फॉर्मल है ना। और अगर इतना डिसॉल्व कर देंगे तो 3 फॉर्मल है। बड़ा इजी है। जैसे मोलारिटी को हम बोलते हैं मोल पर लीटर, यहां पे हम बोलेंगे फॉर्मूला वेट पर लीटर, जितना फॉर्मूला वेट है पर लीटर, फॉर्मूला वेट जितना भी है, फॉर्मूला वेट नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट, नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट क्या बोलेंगे इसको हम? नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट। अगेन तो मैं डेफिनेशन आपके सामने रिपीट कर देता हूं, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास। अगेन इट इज द नंबर ऑफ, इट इज द नंबर ऑफ फॉर्मूला ग्राम मास 58.5 इंटू 1, तो 1 क्या हुआ? नंबर, और फॉर्मूला ग्राम क्या हुआ? 58.5। अगेन इट इज द नंबर ऑफ फॉर्मूला मास इन ग्राम यूनिट्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। यूनिट्स प्रेजेंट इन, अगेन यूनिट्स प्रेजेंट in 1 liter solution। Is it clear? ये क्लियर हो गया। जितना नंबर प्रेजेंट है, इसके अंदर 1 नंबर प्रेजेंट है ना, 50.5 तो 1 फॉर्मल, इसके अंदर इसके कितने नंबर? 2 नंबर तो 2 फॉर्मल, इसके अंदर कितने नंबर? 58.5 इंटू कितना हमने डिसॉल्व किया, कितना ग्राम? 3, तो 3 फॉर्मल। इज इट क्लियर? डेफिनेशन क्लियर हो गया। और जो फॉर्मेलिटी यूनिट है किसके लिए डिफाइन हो सकता है बेटा? कौन से कंपाउंड के लिए डिफाइन हो सकता है? तो ये पॉइंट भी याद रखिए, only it is defined for ionic compound। चलिए बेटा, तो अब हम बात करते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, हमने अभी तक 5 पढ़ लिए हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म, है ना। मोलारिटी हो गया, नॉर्मलिटी, देन मोलालिटी, देन स्ट्रेंथ एंड देन फॉर्मेलिटी। नाउ सिक्स्थ टर्म इज परसेंटेज वेट बाय वेट। अब देखो क्वेश्चन में ही आंसर है। वेट का मतलब वेट ऑफ सल्यूट, इसका मतलब है वेट ऑफ सल्यूट, है ना। अपॉन लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन, अगेन वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, है ना। जैसे अगर मैंने यहां पे लिख दिया 5% वेट बाय वेट ग्लूकोज, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि 5 ग्राम, 5, ये जो फिगर मैंने लिखा है ना 5, ये जो 5 लिखा है ना, इसका मतलब है दिस मच ग्राम ऑफ सल्यूट। क्या मतलब है? 5 ग्राम ऑफ सल्यूट। देख सकते हो आप सल्यूट क्या है यहाँ पे? ग्लूकोज। तो 5 ग्राम ऑफ सल्यूट, दैट इज ग्लूकोज। इन दिस केस 5 ग्राम ऑफ सल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन, किसमें डिसॉल्व किया हमने? 95 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज वाटर। क्लियर है ये? इन दोनों को मिक्स करके हमने बनाया कितना सॉल्यूशन हो गया? टोटल 100 ग्राम।
तो सोल्यूशन का वेट क्लियर हो गया है ना, 100 है टोटल, है ना, उसके अंदर 5 ग्राम क्या है, सोल्यूट है, और 95 ग्राम क्या है, वाटर। तो अगर कहीं भी मेंशन करा हुआ है लैब के अंदर, जब हम है ना प्रैक्टिकल्स करते हैं तो लिखा रहता है जनरली 10% वेट बाय वेट NaCl से फॉर एग्जांपल। तो इसका मतलब हुआ 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन रिमेनिंग ग्राम, कितना हुआ 90 ग्राम ऑफ वाटर। सो ये क्या हो गया आपका वेट ऑफ NaCl हो गया, और ये क्या हो गया वेट ऑफ वाटर हो गया। बोलो बेटा ये क्लियर हो गया है ना। तो यहां पे हम लिख देते हैं इसका फॉर्मूला क्या हो गया इसका, W/W को क्या बोलेंगे हम, W/W का मतलब ये है, अगेन क्या लिखेंगे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज, हम सबको पता है इनटू हम करेंगे यहाँ पे 100। तो ये क्लियर हो गया फंडा, मास ऑफ सोल्यूट, कम ऑन, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 है ना, इनटू 100, तो ये होगा परसेंटेज W/W। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट वेट ऑफ, क्या लिख सकते हैं, सोल्यूट अपॉन क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों को प्लस करोगे आप तो वेट ऑफ क्या आ गया, सोल्यूशन इनटू परसेंटेज है, इसलिए यहां पे हम लिखेंगे 100, है ना। तो ये बात हो गई परसेंटेज W/W। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम पढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट टर्म हमारा है, कम ऑन, नेक्स्ट टर्म है हमारा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट टर्म पढ़ रहे हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब वेट बाय वॉल्यूम अगेन देखो, मैंने जैसे आपको ये डिफाइन करा था, ये ऐसे ही डिफाइन होगा। ये वेट है, किसका वेट है, ऊपर क्या रहता है जनरली, सोल्यूट, तो लिखो यहां पे दिस इज मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन V, मतलब क्या हुआ बेटा, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगेन ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है, इन ml, याद रखोगे आप, ये ग्राम में है और ये ml में है, और परसेंटेज आप सबको पता है 100 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे कि बीकर के अंदर है ना, सबसे पहले हमें प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करेंगे हम, 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। वैसे हमें प्रिपेयर करना है, दिस इज 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये 100 ml ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर किया हमने, तो हम इसके अंदर जैसे कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन मैंने प्रिपेयर किया बाय एडिशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ एनी कंपाउंड, दैट इज 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज से फॉर एग्जांपल, है ना। तो इसका परसेंटेज क्या हुआ, इसका परसेंटेज हुआ, इसको हम लिखेंगे 5% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज। क्या लिखेंगे इसको हम, 5% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज, दैट इज 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is added to prepare 100 ml of solution। ये 100 ml solution 100 मार्क तक हमें यहाँ इस बीकर को फिल करना है, यहाँ तक हमें फिल करना है, 100 ml तक फिल करना है, जिसके अंदर क्या होना चाहिए, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज होना चाहिए। तो इससे हमें 5% से क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला this much weight of solute to prepare 1000 ml of solution, to prepare 1000 ml of solution। Is it clear बेटा, ये क्लियर हो गया। तो ये बात हो गई परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। नाउ बेटा अब हम बात करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेक्स्ट टर्म, दैट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा 8th यूनिट है ना। हमने आज बात कर ली परसेंटेज वेट बाय वेट क्या है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या है। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ये भी इजी है, इसमें भी देखो ऐसे डिफाइन करेंगे कि परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, फाइन, या फिर बोल सकते हैं इसको परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन।
जैसे ऊपर मैंने पहले बताया ये सोल्यूट है और ये सोल्यूशन है ना। तो यहाँ पे ऊपर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ, नीचे क्या रहता है जनरली, सोल्यूशन इनटू 100 लिख दूं मैं यहाँ पे। दिस इज व्हाट, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, से फॉर एग्जांपल ये ml में है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्या है ये, कम ऑन बताओ क्या है, नीचे क्या होता है सोल्यूशन, ये भी क्या है बेटा ml में, इनटू क्या करेंगे हम 100। जैसे कि हमें प्रिपेयर करना है 5% V by V ऑफ एनी केमिकल, कोई भी केमिकल है, ठीक है, कोई भी केमिकल, जैसे कि मुझे प्रिपेयर करना है यहाँ पे एसिडिक एसिड, तो मैं क्या करूंगा बेटा 5% V by V के लिए, कि मेरे पास समझ लो ये टोटली मार्क है 100 ml तक का, ठीक है, तो मुझे टोटल 100 ml सोल्यूशन बनाना है जिसके अंदर 5 वॉल्यूम 5% मतलब 5 ml ऑफ क्या होना चाहिए, एसिडिक एसिड, ठीक है। तो ये सपोज समझ लो ये है ना, ये टोटल मिलके हो गया, ये हो गया, इसके अंदर है 5 ml ऑफ CH3COOH, तो बाकी जो रहा, बाकी कितना बाकी रहा, 95, कितना बाकी रहा 95 ml ऑफ मैं ऐड कर दूंगा वाटर, तो 95 ml ऑफ वाटर मैंने ऐड कर दिया, टोटल जो बीकर के अंदर, बीकर का जो सरफेस है वो 100 ml तक होना चाहिए, 100 ml तक बीकर फिल होना चाहिए, तो 5 ml ऑफ अगेन एसिडिक एसिड इन 95 ml ऑफ H2, टोटल 100 हुआ, टोटल क्वांटिटी कितनी हुई 100, दैट इज कॉल्ड 5% V by V ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। तो आई होप परसेंटेज जो है कंसंट्रेशन टर्म वो आपके क्लियर हो गए हैं। सबसे पहले परसेंटेज वेट बाय वेट, देन परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, और उसके बाद परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इज इट क्लियर? नाउ अब हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म जो है उसके अंदर हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन क्या है, और उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज पीपीएम। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम शुरू करते हैं व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। हो गया बेटा? चलिए तो अब हम पढ़ते हैं 9th जो टर्म है कंसंट्रेशन का, दैट इज मोल फ्रैक्शन। देखिए बेटा जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मतलब होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उन दोनों का मोल फ्रैक्शन, मतलब वो कितने प्रेजेंट हैं उनका हमें अमाउंट डिसाइड करना है, उनका हमें यहां पे अमाउंट डिसाइड करना है। देखो मैं यहां पे लिखूंगा, सबसे पहले टाइटल लिखते हैं, 9th टर्म जो है, 9th टर्म दैट इज मोल फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन का मतलब होता है उसका कितना हिस्सा है, वो कितना प्रेजेंट है। जैसे मैं आपको बोलूं 0.2 सॉल्यूट का फ्रैक्शन 0.2 है, अगर उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई करो 0.2 को, कितना हो गया 20, तो 20% प्रेजेंट है। अगर मोल फ्रैक्शन किसी का भी 0.8 है तो मतलब वो 80% प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। आ रही बात समझ में? देखो मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, से फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एग्जांपल से ही आगे बढ़ते हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एग्जांपल के अंदर मैं यहाँ पे ले लूं, सबसे इजी टर्म लेते हैं कि ये मैंने सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया बेटा, जिसके अंदर आई हैव 2 मोल ऑफ सॉल्यूट है और इसके अंदर सपोज 8 मोल ऑफ सॉल्वेंट है, सपोज, है ना। देखा आपने, सॉल्यूशन मैंने प्रिपेयर किया, सॉल्यूशन के अंदर मैंने दोनों के मोल्स इंडिकेट कर दिए। सबसे पहले जो सॉल्यूट के मोल हैं वो कितने हैं 2, और बेटा सॉल्वेंट के मोल्स कितने हैं, देखो आप सॉल्वेंट के मोल्स हैं यहाँ पे 8। अब आप मुझे बताओ टोटल मोल्स कितने हुए यहाँ पे, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, टोटल मोल 8 + 2 कितना हो गया 10, तो ये जो टोटल मोल्स हुए दैट इज 10। सबसे पहले मैं लिखता हूं मोल ऑफ सॉल्यूट दैट इज 2, मोल ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 8, है ना। आप सबको पता है, और अगर नहीं पता तो आप याद कर लो, पूरे चैप्टर में सॉल्वेंट जो है उसके लिए हम जो भी सिंबल लिखेंगे वो हम कैपिटल में लिखेंगे। तो यहाँ पे जब मैं कैपिटल लिखूं तो आप समझ लिया करो कि भाई ये सॉल्वेंट की बात हो रही है ना, तो ये सॉल्वेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्मॉल जो है वो हम यूज करेंगे सॉल्वेंट के लिए, कैपिटल है यूज करते हैं हम जनरली सॉल्वेंट के लिए। चलिए तो ये बात हो गई। अब मोल फ्रैक्शन क्या है, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन?
मोल फ्रैक्शन का मतलब मोल ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल्स कितने हैं। से फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मुझे मोल फ्रैक्शन का बेटा सिंबल x है, लिख देते हैं यहां पे मोल फ्रैक्शन का सिंबल x है। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ जैसे कि सोल्यूट है, तो इसका मतलब मैंने क्या बोला, मोल ऑफ कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हम फाइंड कर रहे हैं, सोल्यूट का, अपॉन क्या करेंगे, टोटल मतलब मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। क्या है मोल ऑफ सोल्यूट, देखो मोल ऑफ सोल्यूट 2 है, मोल ऑफ सोल्यूट 2 प्लस इसका 8 कितना हो गया 10, ये कितना हो गया बेटा 0.2 हो गया। बोलो ये क्लियर है। अब अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं, डायरेक्ट लिख दो अब मैं, सॉल्वेंट का मोल्स कितना है देखो आप 8, टोटल मोल कितना है 10, ये कितना हुआ 0.8, देख रहे हो आप। तो मोल फ्रैक्शन का बड़ा इजी फॉर्मूला है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, मोल ऑफ कंपोनेंट जिसका हमें फाइंड करना है, कंपोनेंट कॉमन अपॉन क्या लिखेंगे, टोटल मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, जितने भी टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट है, जितने भी कंपोनेंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उन सब के मोल्स का समेशन नीचे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे पर्टिकुलर जो कंपोनेंट का मोल है वो जिसका हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो ये मोल फ्रैक्शन फाइंड हो जाएगा वही कंपोनेंट का, है ना। जैसे सोल्यूट का फाइंड करना था तो सोल्यूट के मोल हमने नॉमिनेटर में लिखे, टोटल मोल्स है ना, टोटल कंपोनेंट जो है वो हमने लिखा डिनोमिनेटर में, तो मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स करा तो ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट, तो ये भी आ गया। अब देखो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जो मोल फ्रैक्शन है, जो भी फ्रैक्शन आया, अगर हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। जैसे इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो 20 आया, तो 20% प्रेजेंट है, 20% सोल्यूट प्रेजेंट है। इसको आप मल्टीप्लाई करो 100 से, क्या आया 80, तो 80% सॉल्वेंट यहां पे प्रेजेंट है, क्लियर है। और जो परसेंटेज है उसको अगर 100 से डिवाइड कर देंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा, क्लियर। अगेन मैं रिपीट करूं, फ्रैक्शन इनटू 100, फ्रैक्शन इनटू 100 तो परसेंटेज आ गया, है ना। और जो परसेंटेज है उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा, क्लियर है ये। तो अगेन मैं रिपीट करता हूं, मोल फ्रैक्शन का मतलब है मोल ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट जिसके लिए हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, अपन हम क्या करेंगे, टोटल मोल्स, अगेन आई विल रिपीट, टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं उन सब के मोल्स। देखो बेटा आज आगे हमने पढ़ा था कि अगर कोई सॉल्यूशन के अंदर दो सब्सटेंस प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, अगर 3 प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन, और अगर 4 प्रेजेंट है तो उसको हम बोल सकते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन। अगेन मैं रिपीट करूं, इफ in a solution is composed of only 2 chemical substance, again यहां पे मेंशन कर देता हूं, if a solution is composed of only 2 chemical components हैं तो उस solution को हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। If only 3 chemical component, only क्या लिखूं मैं यहां पे, only 3 chemical components, अगर 3 chemical components हैं तो क्या बोलेंगे, come on, क्या बोलेंगे, ternary solution, हो रहा है क्लियर। and if only 4 chemical components present, लेट मी रिफिल द इंक, है ना, समझ में आ गया होगा शायद आपको अब कि 2 कंपोनेंट हैं सॉल्यूशन के अंदर तो उसको हम बोलेंगे बाइनरी, अगर 3 हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बेटा बोल सकते हैं इट इज कॉल्ड, कम ऑन, इट इज कॉल्ड टर्नरी सॉल्यूशन जो है ऐसा बोल सकते हैं उसको। और अगर 4 हैं तो हम क्या यूज करते हैं बेटा, कौन सा टर्म यूज करते हैं, क्वाट यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी, कम ऑन, इट इज कॉल्ड क्वाटरनरी सॉल्यूशन। इसको हम बोल सकते हैं 4 केमिकल कंपोनेंट्स,
अगर 4 केमिकल कंपोनेंट्स हैं, क्वाटरनरी बोल सकते हैं, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। इज इट क्लियर बेटा? ये क्लियर हो गया है ना? ये हो गया क्वाटरनरी सॉल्यूशन। चलिए बेटा, अगर यहाँ पे 4 कंपोनेंट होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो मैं आपको यही बता रहा हूं, बाइनरी, टर्नरी अगर बोला हमने, क्वाटरनरी बोला हमने, तो जो भी कंपोनेंट है जिसका हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है वो नॉमिनेटर में रहेगा, और बाकी जितने भी कंपोनेंट होंगे उन सबके मोल्स का समेशन करके हम रखेंगे डिनोमिनेटर में, और उस कंपोनेंट का पर्टिकुलर फाइंड हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। और वो जो मोल फ्रैक्शन फाइंड हुआ कंपोनेंट का, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? परसेंटेज। क्लियर हो गया ये? तो ये बात हो गई मोल फ्रैक्शन की। अब जो लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ppm, वो हम पढ़ लेते हैं, बट उसके पहले मोल फ्रैक्शन जो है x n, मोलालिटी, इसका रिलेशन क्या है वो देखते हैं बेटा। चलिए, मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी जो है उसका रिलेशन क्या है वो देख लेते हैं। उसके बाद देन विल स्टार्ट लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। उसके बाद हम पढ़ते हैं पार्ट्स पर मिलियन क्या है। चलिए शुरू करेंगे फिर। नेक्स्ट, अब हम लिखेंगे रिलेशन बिटवीन, विल राइट रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन, relation between mole fraction and molality of solution। मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी का रिलेशन क्या है? अगेन मैं यहां पे पॉइंट बना देता हूं, टॉपिक है रिलेशन बिटवीन कम ऑन मोलालिटी एंड क्या पढ़ रहे हैं? मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। चलिए, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन, सबसे पहले इफ आई राइट एक्स बी अपॉन एक्स, सपोज बी एंड ए कंपोनेंट जो है उसका अगर मोल फ्रैक्शन जो है, कम ऑन उसका मोल फ्रैक्शन है, अगर उसका हम ले लेंगे रेशियो, तो ये हो गया, क्या हो जाएगा ये? कम ऑन, दिस इज, हम लिख सकते हैं इसको एन बी अपॉन एन ए, ऐसा लिख सकते हैं। वी कैन राइट इन दिस वे। सपोज ये सॉल्वेंट है ना, और ये सोल्यूट है। मैंने पहले ही आपको बोला सॉल्वेंट के लिए हम कैपिटल यूज करेंगे, है ना, कैपिटल लेटर यूज करेंगे, कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे, इसके लिए स्मॉल लेटर्स। चलिए, अब अगर Na को अगर हम लिखना चाहें Na, तो Na क्या होता है? व्हाट इज Na? कम ऑन, Na क्या होगा? मोल्स क्या होंगे यहाँ पे? मोल क्या होंगे? मोल मतलब वेट, कम ऑन, क्या होता है इसका मतलब? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये क्लियर है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर इस टर्म को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, और अगर इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो अब देखो, अब हमारे पास ये जो फॉर्मूला है, जो टर्म्स हैं, इसको हम मोलालिटी बोल सकते हैं। कितना टर्म मोलालिटी होगा? देखो आप, कितना टर्म मोलालिटी होगा? सबसे पहले ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो मोल्स का मतलब क्या हुआ? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू, ये तो टर्म्स है Ma इनटू 1000 अपॉन WA इनटू 1000। देखो आप, तो ये है वेट ऑफ सॉल्यूट, दिस इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, दिस इज वेट ऑफ, कम ऑन, दिस इज वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, और ये हो गया 1000। तो इतने जो बेटा टर्म्स हैं, इतने टर्म्स देखो, मैं यहाँ पे है ना हाईलाइट कर रहा हूं इनको, इतने टर्म्स है, इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा? दिस इज कॉल्ड मोलालिटी। क्या बोल सकते हैं इसको? मोलालिटी। मोलालिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, क्या है ये? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, कम ऑन, दिस इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, यस, कैपिटल है ये, और अपॉन क्या करेंगे बेटा? 1000। ये क्या हो गया? XB अपॉन XA। तो ये रिलेशन क्लियर हो गया आपके दिमाग में? रिलेशन क्या है किसका? मोलालिटी का रिलेशन और मोल फ्रैक्शन। मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन क्लियर हो गया ये कि XB अपॉन XA करेंगे, दैट इज स्मॉल m मोलालिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ a component, that is solvent itself, upon 1000। and if अगर मैं आपको बोलूं
कि XA जो है मैंने पहले मेंशन करा, और अगर नहीं मेंशन किया तो आप याद रखो कि जितने भी कंपोनेंट हैं सॉल्यूशन के अंदर उन सब का मोल फ्रैक्शन का समेशन 1 होता है। अगेन, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ओके, द समेशन ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, उन सब का समेशन जो होगा 1 होगा। जैसे कि दो कंपोनेंट हैं, एक्स ए है ना, एक्स ऑफ ए एक्स ऑफ बी, दो कंपोनेंट है, ए एंड बी कंपोनेंट है, जैसे सॉल्यूशन बना हुआ है, मतलब ये बाइनरी सॉल्यूशन हुआ क्योंकि दो केमिकल है ना सब्सटेंस है यहाँ पे, इन दोनों का मोल फ्रैक्शन का समेशन 1 ही होता है। अगर ये 0.2 है तो ये 0.8 होगा, अगर ये 0.4 है तो 0.6 होगा, अगर ये 0.25 है तो ये 0.75 होगा। In short, summation of components present in solution, the mole fraction है ना, the summation of mole fraction of component present in solution must be 1, एक ही होगा, ये कंफर्म है। तो x a की जगह हमें यहाँ पे लिख सकता हूँ in a place of xa मैं राइट 1 माइनस xb, ऐसा बेटा हम लिख सकते हैं सबसे पहले 1 माइनस xb। और सपोज अगर मैं आपको बोलूं xb is very less, अगर xb again xb is very less than 1, तो यहां पे हम xb बहुत कम है, सबसे पहले xa जो है ना वहां पे यहां पे मैं लिखता हूं वैल्यू xa का कि xb अपॉन xa की जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस xb इज इक्वल टू क्या है, ये मोलालिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। अब ये जो xb है इट इज वेरी लेस है ना, अगर ये बहुत कम है क्वांटिटी तो xb इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलालिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। देखो ये आपका सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया, इसका रिलेशन हो गया मोलालिटी के साथ, ठीक है, और मोलालिटी के साथ रिलेशन अगर है आपके पास तो आप xb फाइंड कर सकते हो, और अगर आपके पास xb है फ्रेंड्स, if we have xb तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, we can find xa as well by subtracting xb from 1। is it clear बेटा, ये क्लियर हो गया। तो ये बात हो गई रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन, है ना। चलिए चलो बेटा, तो अब हम बात करते हैं लास्ट यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। अब हम बात करने जा रहे हैं पार्ट्स पर मिलियन, है ना। मिलियन की अगर हम बात करें, मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख का मतलब हो गया 1 मिलियन। अब सबको पता होगा ये तो, है ना, बहुत बेसिक चीज है ये। 10 लाख का मतलब हो गया 1 मिलियन। तो इसका मतलब पार्ट्स पर मिलियन, आप टर्म्स को है ना 4-5 बार खुद बोलोगे ना तभी भी आपको समझ में आ जाएगा। पीपीएम अगेन मैं रिपीट करता हूं, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का एक पार्ट, से फॉर एग्जांपल वी आर इन्वेस्टिंग 10 लाख रुपीज इन एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस के अंदर हम 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें मेरा पार्टिसिपेशन जो है ना, मैं डोनेट कर रहा हूं 1 रुपी, है ना, गरीब इंसानों में मैं 1 ही रुपया डोनेट कर रहा हूं, जिसके अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट है बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपीज, ठीक है। तो मेरा पार्ट क्या हुआ, मेरा पार्ट 1 हुआ, तो मतलब मेरा पार्टिसिपेशन कितना है, मेरा पार्टिसिपेशन है 1 ppm in a million, in a 10 lakh my participation is only 1 rupee, that is इसको हम कंसंट्रेशन टर्म्स में बोलेंगे 1 ppm। इज इट क्लियर, क्लियर हुआ ये। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट टर्म जो है दैट इज ppm, पार्ट्स पर मिलियन। चलिए एग्जांपल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा, एग्जांपल देखेंगे तो और क्लियर होगा। सपोज इन अ बीकर वी आर प्रिपेयरिंग, कंसंट्रेशन के अंदर हमने यही करा हुआ है कि या तो हम शरबत बनाते हैं या तो हम है ना शरबत नहीं बनाते,
तो चाय बना लेते हैं, है ना। कॉन्सेंट्रेशन को समझने के लिए बीकर के साथ हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, बीकर के अंदर बीकर लेकर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो पीपीएम की अगर हम बात करें तो अगर मैं आपको बताऊं पीपीएम प्रैक्टिकली, तो सबसे पहले हमें सपोज 1 लीटर मार्क तक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। वी आर प्रिपेयरिंग 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कम ऑन, हमें बनाना है, यहां पे लिख देता हूं मैं, दिस इज 1 लीटर सॉल्यूशन, कम ऑन, ये सॉल्यूशन है 1 लीटर, क्लियर है ये। चलिए अब इसके अंदर सपोज मैंने ऐड कर दिया, सपोज आई एडेड 2 मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूट, क्या ऐड करा मैंने, जल्दी पढ़ो आप, क्या लिखा मैंने, आई एडेड 2 मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूट, और ऐड करने के बाद 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन मैंने प्रिपेयर किया, ठीक है। तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब बेटा क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर का मतलब, अगर यहां पे H2O है, अगर इसका डेंसिटी 1 है, तो 1 लीटर को मैं यहां पे लिख सकता हूं, आई कैन राइट 1000 ग्राम, ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ऐसे लिख सकते हैं 1000, मतलब 1 किलोग्राम ही हुआ वैसे ही, दिस इज 1 किलोग्राम। चलिए यहां तक क्लियर है। अब अगर मुझे ग्राम को कन्वर्ट करना है मिलीग्राम के अंदर, ये ग्राम है ना मेरे पास, इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, जहां पे भी मिली लिखा है ना, मिली मतलब 10⁻³ ग्राम, ठीक है। तो अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है, ग्राम को किसमें कन्वर्ट करना है बेटा, मिलीग्राम को, यूनिट का कन्वर्जन आप अच्छे से जानते हो, ग्राम को अगर मुझे कन्वर्ट करना है मिलीग्राम के अंदर, तो मिलीग्राम इज स्मॉलर यूनिट देन ग्राम, तो अगर मिलीग्राम है, यूनिट स्मॉल है, तो वैल्यू बड़ी होगी, ऐसे आप याद कर सकते हो, है ना। तो वैल्यू बड़ी होगी मतलब ये जो 1000 था उसको आप और मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, 1 2 3, देखो ये कितना हो गया, ये 1 लाख मिलीग्राम हो गया। तो अब अगर आपको समझ में आया हो तो मैंने जैसे आपको पहले बोला था, मिलियन पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन के अंदर एक पार्ट, तो इतना मिलीग्राम है, इतना मिलीग्राम मतलब सोचो, इतना मिलीग्राम है ना, इतना मिलीग्राम सॉल्यूशन है, इसके अंदर 2 मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया। देखो ये दोनों यूनिट सेम होने चाहिए, ये सबसे पहले आप क्लियर रखो, ये दोनों यूनिट सेम होने चाहिए। तो ये 10 लाख है, देखो आप ये 10 लाख हो गया, 10 लाख के अंदर सॉल्यूट कितना है बेटा, सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट है 2, तो ये कितना पीपीएम हुआ, 2 मिलीग्राम सॉल्यूट टू प्रिपेयर 10 lakh milligram of solution is called 2 ppm solution। क्या बोलेंगे इसको, मैंने बोला आपको दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, इसको हम बोलेंगे 2, कम ऑन, दिस इज कॉल्ड 2 पार्ट्स पर मिलियन सॉल्यूशन, इसको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन का 2 ppm। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो पीपीएम, चलिए बेटा अब हम बात करते हैं, ये जो पीपीएम हमने लिखा है, अभी तक हमने जो पढ़ा पीपीएम, उसके अंदर सॉल्यूट जो है वो मिलीग्राम में है, और जो सॉल्यूशन है इट इज अ लीटर, ठीक है। तो अभी बेटा जो हम पीपीएम पढ़ रहे हैं, अभी जो हमने लिखा है पार्ट्स पर मिलियन, वो हम लिख रहे हैं वेट बाय वॉल्यूम के हिसाब से। लिखो मैं यहां पे वेट बाय वॉल्यूम के लिए यहां पे हम पीपीएम लिख रहे हैं, दैट इज मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है बेटा। नाउ व्हाट इज मिलीग्राम, मिलीग्राम क्या है, दिस इज मास ऑफ, क्या है ऊपर, कम ऑन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ये क्या है, दिस इज मास ऑफ, कम ऑन, लीटर मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस इज सॉल्यूशन। इज इट क्लियर, आप इतना इजी रखना, कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन पीपीएम का पूछा है, कोई भी क्वेश्चन पीपीएम का पूछा है, तो जो सॉल्यूशन है उसको प्रेफर करना लीटर में, आप सोचो लीटर के अंदर हम इसको कन्वर्ट करेंगे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, और जो सॉल्यूट है उसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करो, और बीच में राइट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ग्राम पर ml इंटू 10⁻⁶, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। क्या लिखेंगे इसको, ग्राम पर ml इंटू, यस, इंटू 10⁻⁶ लिख सकते हैं। तो ये बात होगी पीपीएम फॉर वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम के पीपीएम की बात ये यहाँ पे खत्म हो गई, है ना। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना, इसके क्वेश्चंस आप जितने सॉल्व करोगे उतना क्लियर रहेगा। और वैसे पीपीएम जो यूनिट है वो हम जनरली डेली लाइफ में यूज नहीं करते, क्यों, इट इज ओनली अ पार्ट इन अ मिलियन, मिलियन के अंदर एक पार्ट है वो,
तो बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन कहीं पे है वो इंडिकेट करने के लिए, उसको कहीं पे एक्सप्लेन करने के लिए हम ppm कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है ना यूज में लेते हैं, यूज करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें पॉल्यूटेंट बताना है इन एटमोस्फियर, है ना, तो पोल्यूशन बताना है इन एटमोस्फियर, पॉल्यूटेंट का प्रपोर्शन बताना है, उसका कॉन्सेंट्रेशन है ना कहीं बताना है, तो ppm यूज करते हैं। देन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन सी वाटर बहुत ही कम होता है, तो उसके लिए हम ppm यूनिट यूज कर सकते हैं। क्लियर है ये? तो ppm बहुत ही कम यूज होगा, है ना, जहां पे भी हमें बहुत ही कम क्वांटिटी में कॉन्सेंट्रेशन को पढ़ना है वहां हम यूज कर सकते हैं पार्ट्स पर मिलियन, है ना। तो ये मैंने लिख दिया बेटा W/V अकॉर्डिंग, मतलब वेट बाय वॉल्यूम लिखा है हमने। चलिए अब हम बात करते हैं, नाउ विल टॉक अबाउट ppm बाय मास। ppm बाय मास क्या होगा और ppm वॉल्यूम के लिए क्या हो सकता है। तो सेम इक्वेशंस है, मैं यहां पे लिख देता हूं। अगर ppm हमें लिखना है बाय मास, ppm अगर लिखना है बाय मास, तो हम क्या लिखेंगे जो यहाँ पे लिखा, मास ऑफ सल्यूट। अगेन विल राइट मास ऑफ सल्यूट इन, जैसे फॉर एग्जांपल ग्राम, अपॉन विल राइट मास ऑफ सॉल्यूशन। अगेन मैंने बोला ग्राम में लिखेंगे हम इनटू 10⁶, और अगर हमें लिखना है ppm बाय वॉल्यूम लिखना है बेटा हमें, तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम है तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सल्यूट इन ml, अपॉन क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगेन इन ml इंटू 10⁶। ये आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। और कहाँ यूज होगा, मैंने पहले आपको बताया बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन है कहीं पे, तो वहां पे ppm हम यूज कर सकते हैं वेट बाय वॉल्यूम और बाय मास और बाय वॉल्यूम, है ना। तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को आप किस में कन्वर्ट करोगे, पहले सबसे पहले आप कन्वर्ट करोगे मिलीग्राम पर लीटर के अंदर, उसके बाद ही कोई क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वो क्वेश्चन इजी हो जाएगा बेटा। चलिए बेटा लास्ट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे कि विच कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड विच आर डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो आप याद रखिए द यूनिट्स इन विच जिस यूनिट्स के अंदर, जिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के अंदर वॉल्यूम है, दे आर डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। जिसके अंदर वॉल्यूम है, अगर टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर के साथ वो सब यूनिट्स चेंज हो जाएंगे, है ना। तो से फॉर एग्जांपल इफ विल टॉक अबाउट मोलारिटी, अगर हम मोलारिटी की बात करें, इफ विल टॉक अबाउट नॉर्मलिटी, अगर हम बात करें फॉर्मेलिटी की, फिर परसेंटेज वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे, है ना। तो ये सब बेटा ऐसे यूनिट्स हैं जिनके अंदर वॉल्यूम है, और जहां पे वॉल्यूम होता है वो सब टेम्परेचर चेंज होने से चेंज हो जाएंगे। तो ये टेम्परेचर चेंज होने से चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो सो दे आर, लिखो यहाँ पे मैं डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, डिपेंडेंट ऑन कैपिटल टी का मतलब टेम्परेचर। और जो मोलारिटी है ना, फिर हम बोल सकते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है, हम बोल सकते हैं मोल्स, या फिर बोल सकते हैं परसेंटेज बाय मास, है ना। तो ये सब हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर चेंज होने से चेंज नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर कहीं पे वॉल्यूम नहीं है और इन सब के अंदर वॉल्यूम है, तो ये सब चेंज हो जाएंगे, है ना बेटा। आई होप कॉन्सेंट्रेशन की जो भी टर्म्स है आपको समझ में आ गए हैं बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक मैंने जैसे आपको इंट्रोडक्शन में बताया था सॉल्यूशन के, सॉल्युबिलिटी, देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना, देन आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये सब बात करने के लिए हमें कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो भले आपने कहीं ना कहीं 11 में 2-3 यूनिट्स पढ़े थे, बट यहाँ पे इनका इतना बेसिक नॉलेज जो मैंने आपको बता दिया, इतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए, और थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस करते रहो, है ना, मोलारिटी नॉर्मलिटी के सम्स की, तो ये और इजी हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए, और कुछ भी सजेशन आपके हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई भी आपके सजेशन हो तो। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।